हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अपडेट टेट सी टेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान आपका जो कि चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, वनस्पति जगत, उसको हम देखेंगे। और दोस्तों, आपकी सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं, प्राकृतिक वस्तुएं, निर्मित वस्तुएं, जो आपका चैप्टर नंबर 1 था उसको हमने अच्छी से सीख करके और समझ करके जो है अपलोड कर दिया है। और दोस्तों, विज्ञान शिक्षण नाम से प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दें कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विषय जैसे कि सामाजिक जो है आपका शिक्षण अधिगम और बाल विकास और संस्कृत एवं कंप्यूटर जैसी जो कक्षाएं हैं, क्लासेस हैं दोस्तों, चैप्टर वाइज सभी की क्लासेस हमने जो है समझ के अध्ययन करके अपलोड कर दी है। और सभी की प्लेलिस्ट दोस्तों आपको अलग अलग बना दी है, तो आप चैनल पर जाके सभी की वीडियो देख सकते हैं। इसी के अकॉर्डिंग दोस्तों, इसी के अनुसार हमने विज्ञान को भी जो है चैप्टर वाइज अपलोड करते जा रहे हैं। तो दोस्तों, आप विज्ञान की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर उपलब्ध होगी, तो आप इसको भी देख सकेंगे। देखिए, चलिए हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ सके। तो अगर आपने क्लास नंबर 1 यानी चैप्टर 1 नहीं देखा है तो दोस्तों आप उसको जरूर देखिए, क्योंकि आप वह नहीं देखेंगे तो यह चैप्टर जो है अच्छे समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वनस्पति जगत एवं पौधे के विभिन्न भाग और उनके कार्य। दोस्तों, पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या कार्य है, कैसे, हर कुछ इसमें हम समझेंगे। तो देखिए, एक आदर्श पौधे के विभिन्न भागों को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, यानी क्रमशः मूल तंत्र यानी रूट सिस्टम एवं प्रहुत तंत्र यानी शूट सिस्टम कहते हैं। इसे निम्न प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है। अब देखिए, मान लीजिए आपका पौधा है। पौधा को आप एक तो मूल तंत्र में बांट देंगे दोस्तों, एक प्रहुत तंत्र में बांट देंगे। देखिए, रूट सिस्टम है और शूट सिस्टम है दोस्तों। इस प्रकार से आप जो है प्रहुत तंत्र को आप बांटेंगे। देखिए, तना, फूल, पत्ती, फल आपको 4 भागों में बांट देंगे। और दोस्तों, इनके जो भाग होंगे, देखिए इनके जो भाग होंगे दोस्तों, उसको हम इसमें अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अब इनमें से हम देखेंगे फूल के भाग होते हैं जो, अगर बात की जाए फूल के भागों की, तो देखिए फूल में आपके सबसे पहले देखिए फूल के भाग होते हैं आपका पुष्पासन, इसके बाद होता है पुष्पवृंत और बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुंकेसर, और होगा स्त्री केसर। दोस्तों, आपकी परीक्षा में इससे रिलेटेड जो है प्रश्न बनते हैं दोस्तों। और हर एक परीक्षा में आपको जो है फूल के जो आपके जो पार्ट हैं, और दोस्तों फूल के जो भाग हैं, पौधे के भाग हैं, इससे जो है हर एक में आपको जो है इससे जो है प्रश्न आपको मिलेगा, और इससे प्रश्न आते हैं हर बार। देखिए, आप इसको अच्छे समझेंगे। सबसे पहले पौधे के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है रूट सिस्टम, एक होता है शूट सिस्टम, यानी मूल तंत्र और प्रहुत तंत्र। अब प्रहुत तंत्र के जो भाग होते हैं दोस्तों, इसको तना, पत्ती, फूल और फल 4 भागों में विभाजित किया जाता है। और दोस्तों, अब प्रहुत तंत्र के जितने भी जो प्रहुत तंत्र के अंतर्गत आते हैं, उसमें से फूल के अंतर्गत कितने आते हैं, पुष्पासन, पुष्पवृंत और बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुकेसर, स्त्री केसर, इतने आपके जो है फूल के अंतर्गत आएंगे, यानी फ्लावर के। अब जब फूल के अंतर्गत आते हैं, इसमें देखिए स्त्री केसर के जो 3 भाग होते हैं, एक होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। दोस्तों, आपको यह जो है अच्छे से समझना है इसको। और देखिए, अब हम एक एक करके समझेंगे। आपका पहले समझेंगे रूट सिस्टम। अगर बात की जाए रूट सिस्टम की, तो देखिए मूल तंत्र पौधों का वह भाग होता है, इसको हम क्या कहते हैं, उस रूट सिस्टम को मूल तंत्र, जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण दिशा में कार्य करता है। अब गुरुत्वाकर्षण आप समझ सकते हैं, जैसे कि नीचे का भाग, गुरुत्वाकर्षण कहाँ पाया जाता है दोस्तों, पृथ्वी पर पाया जाता है। पृथ्वी को जो गुरुत्वाकर्षण है वो अपनी ओर आकर्षण करता है। जैसे आप पत्थर फेंकेंगे ऊपर, तो वो तेजी से नीचे की तरफ आता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कारण वह कारण ही नीचे आता है। अब देखिए, इसे हम क्या कहते हैं, जड़। अब समझ लीजिए, जो पौधे का भाग होता है, जो जमीन में होता है, जो उसकी जड़ें होती हैं दोस्तों, हम पौधे को देखते हैं, देखा होगा, जो उसके जमीन के नीचे का भाग होता है उसको हम जड़ कहते हैं, उसी को हम मूल तंत्र कहेंगे। यह बीज में मूलांकुर भाग से ही उत्पन्न होता है। मूलांकुर क्या समझते हैं, जैसे कोई मूल है, बीज है, आप उसको जमीन पर डाल देते हैं, और दोस्तों जमीन में जो एक तो भाग उसका ऊपर की तरफ जाएगा, एक नीचे की तरफ जाएगा, तो जो नीचे की तरफ है जमीन में जाता है, उसकी जड़ें फैलती है, उसको हम क्या कहते हैं, मूल तंत्र कहते हैं। अब देखेंगे प्रहुत तंत्र यानी शूट सिस्टम। तो दोस्तों, आप मूल सिस्टम समझ गए होंगे दोस्तों। इसके बाद देखिए प्रहुत तंत्र।
तो पृथ्वी तंत्र पौधे का वह भाग होता है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की दिशा के विरुद्ध यानी विपरीत दिशा में कार्य करता है। यानी आप गुरुत्वाकर्षण जमीन के में मतलब जमीन जो पृथ्वी होती है वो अपनी तरफ आकर्षित करती है वस्तुओं को। और दोस्तों जो पृथ्वी तंत्र होगा, पृथ्वी तंत्र उसके विपरीत दिशा में जो है कार्य करता है, यानी कि जमीन से ऊपर की ओर जाता है तो वह विपरीत दिशा हुई। यानी कि जड़ होती है जो आपकी मूल तंत्र के दूसरा भाग होता है, यह बीज के प्रांकुर से उत्पन्न भाग होता है। यह पौधे के पृथ्वी तंत्र में विभिन्न प्रकार की 4 अंग होते हैं जिन्हें हम क्रमशः तना, देखिए तना, पत्ती, फूल और फल, आप समझ सकते हैं हम किस भाग की बात कर रहे हैं, उसको उसी को हम क्या कहेंगे, पृथ्वी तंत्र कहेंगे। अब दोस्तों इसमें पृथ्वी तंत्र में आपके 4 भाग हैं, तना, पत्ती, फूल, फल। इसको इन्हीं 4 भागों को हम इसमें डिस्कस कर देखिए समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों तना यानी स्टेम। अब देखिए जड़ के ठीक ऊपर वाला भाग जो नीचे मोटा होता है तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है उसे हम तना कहेंगे। देखिए हम आपको तना की संरचना थोड़ा बताते हैं, समझाते हैं। देखिए आपका यहाँ से इस तरह, देखिए यहाँ से इस तरह दोस्तों, आपका यहाँ से आप मान लीजिए यह आपका पेड़ हुआ। तो दोस्तों आप देखिए इधर से इधर ये नीचे से जो ऊपर की ओर पतला होता जा रहा है दोस्तों, इसी को हम क्या कहेंगे दोस्तों, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम तना कहते हैं। तो दोस्तों आप तना समझे। अब देखिए तने की विशेषता होती है कि इसमें गांठ जैसे पर्व संधि नोब कहते हैं होती हैं और 2 पर्व संधियों के बीच की दूरी को हम पर्व कहते हैं। तने पत्तियां संधि की विकसित होती हैं, प्रत्येक पर्व संधि एवं पत्ती के बीच एक तालिका होती है जिसे हम कक्षस्थ और तालिका यानी एक्सिलरी बड कहते हैं। तने के शीर्ष पर अग्रस्थ कलिका यानी कि एपिकल बड होती है। अब देखिए पत्ती की बात करेंगे, लीफ। तो दोस्तों अगर बात की जाए पत्ती की तो प्रत्येक पर्व संधि में विकसित होने वाली संरचना को हम पत्ती कहते हैं। यह हरे रंग की आकार में चपटी तथा तने की पार्श्व से निकली हुई होती है। पत्ती के साथ जो कोण बनाती हैं उसे हम एक्सियल कहते हैं। नवीन विकसित पत्तियों में कक्ष अपेक्षाकृत कम होता है जबकि पूर्व विकसित पत्तियों में यह अत्यधिक होता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, सिंपली आप पत्ती को बिल्कुल नॉर्मली समझ सकते हैं। मान लीजिए आपकी इस प्रकार से, देखिए यह आपका इस प्रकार से, देखिए तो दोस्तों यह आपका क्या होगा, पत्ती होगी, इसी को हम पत्ती कहते हैं। अब देखिए पुष्प, आप पुष्प समझ सकते हैं दोस्तों। अब देखिए पुष्प हम समझेंगे, फ्लावर यानी पृथ्वी तंत्र के अग्रभाग अथवा कक्षस्थ कलिका में विकसित होने वाला पादप शरीर का यह अंग उसका जन्म अंग होता है। यह पराग गुच्छे के रूप में अथवा एकल रूप में हो सकते हैं। सभी पुष्पों को मिलाकर एक पुष्पक्रम यानी इनफ्लोरेसेंस कहते हैं। पुष्प में विभिन्न अंग पाए जाते हैं जिन्हें क्रमशः पुष्पधर, पुष्प और वृत्त एवं बाह्यदल पुंज और दल पुंज और केसर और स्त्री केसर होते। तो दोस्तों अभी हमने देखा था जो पुष्प के भाग होते हैं दोस्तों, इन्हीं भागों में से आप में एक कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जाता है। इसकी जो है संरचना के इसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा जाएगा दोस्तों, इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना होगा। अब देखिए पुष्प के विभिन्न भाग, अब इसमें आप समझेंगे यह जो संरचना है दोस्तों पुष्प की बनी हुई है। अब देखिए पुष्प में कुछ पौधों में पुष्प के उपर्युक्त सभी भाग होते हैं जिन्हें पौधों को उभयलिंग पौधे कहते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल आदि। लेकिन कुछ पौधों में अन्य भागों के साथ केवल पुकेसर अथवा स्त्री केसर ही होते हैं। ऐसे पौधों को एकलिंगी पौधे कहते हैं, जैसे लौकी, पपीता। और जिस पुष्प में पुकेसर होता है उसे मादा पुष्प कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, इन्हें क्रमशः वर्तिकाग्र, वर्तिका तथा अंडाशय कहते हैं। तो दोस्तों आपने समझा। देखिए पुष्प की संरचना देखी। अब हम देखेंगे दोस्तों फल के बारे में। तो फ्रूट्स, यह स्त्री केसर के परागकण अर्थात पुकेसर से परागकण यानी पोलन के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया के उपरांत अंडाशय के विकास के फलस्वरूप प्राप्त होता है। देखिए कब होगा, जब पुकेसर से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुंचेगा और क्रिया होगी, उसके उपरांत अंडाशय के विकास के फलस्वरूप प्राप्त होता है। विभिन्न प्रकार के पौधों में फलों की रचना अलग अलग प्रकार से होती है। फल के अंदर बीज स्थित होता है जिसे पौधे का जर्म प्लाज्म कहते हैं। इसके द्वारा नवीन पौधे प्राप्त होते हैं। देखिए स्त्री केसर के विभिन्न भाग, जैसे अंडाशय से विकसित होगा और यह दोस्तों स्त्री केसर की जो संरचना है। अब देखेंगे हम जड़ यानी रूट्स।
तो दोस्तों आपको बता दें कि पेपर में आपका जड़ से संबंधित हर एक पेपर में प्रश्न बनता है। जैसे जड़ के कितने कितने प्रकार की होती हैं, अपस्थानक जड़ क्या है, मूसला जड़ क्या है। तो इस प्रकार जो है पेपर में हर एक पेपर में जो है आपके इससे प्रश्न मिलता है। दोस्तों इसको अच्छे समझिएगा। देखिए जड़ के बारे में हम बात करेंगे। जड़ पौधे का वह भाग होता है जो भूमि के अंदर होता है। आप समझ सकते हैं, आपने पेड़ देखा होगा दोस्तों, पेड़ पौधों की जो जड़ें होती हैं वह पृथ्वी के अंदर होती हैं, पृथ्वी के केंद्र की ओर वृद्धि करती हैं, यानी जो पृथ्वी की नीचे की ओर जो वृद्धि करेंगी। जो जड़ें दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है अपस्थानिक जड़ें और दूसरी होती है मूसला जड़ें। अब देखिए दोस्तों, अपस्थानिक जड़ें कैसी क्या होती हैं? एडवेंटेशन रूट्स, जब जड़ मूलांकुर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान से विकसित होती है तब अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं। अल्पायु जड़ के समाप्त होने पर भी अपस्थानिक जड़ें निकलती हैं। अब देखिए अपस्थानिक जड़ें क्या होती हैं। देखिए अपस्थानिक जड़ें यानी कि आपका पेड़ है दोस्तों, आपका देखिए पेड़ है, यह जो उसकी जड़ है यहाँ पे जो है फैलकर जो जमीन के अंदर गई हुई दोस्तों, इसी को हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अब देखिए मूसला जड़, अब अगर बात की जाए मूसला जड़ के बारे में तो देखिए टैप रूट्स, ये वे जड़ें होती हैं जो मूलांकुर से विकसित होती हैं, उन्हें हम मूसला जड़ कहते हैं। अब देखिए जड़ों के कार्य क्या है, फंक्शन ऑफ द रूट्स। अब देखिए जड़ों के मुख्य कार्य क्या क्या होते हैं दोस्तों, आपको इतना समझना है। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, अपस्थानिक और मूसला जड़। अपस्थानिक जड़ क्या है, मूसला जड़ क्या है, यह आप समझ चुके हैं। अब देखिए जड़ के कार्य क्या है। तो जड़ें पौधों को मृदा में स्थिर जो है रखती हैं दोस्तों। अब जब पौधे की जड़ें नहीं होंगी तो वह पौधा गिर जाएगा, इसलिए वो जड़ें होती हैं वह स्थिर बनाए रखती हैं, उसको मजबूती प्रदान करती हैं। जड़ें मृदा से जल एवं खनिजों का अवशोषण करती हैं। जो पौधा होता है जड़ें के द्वारा ही वह जल एवं उनके जो खनिज पदार्थ होते हैं उसमें अवशोषित करती है, जिससे पौधे वृद्धि करते हैं। अब देखिए कुछ जड़ें जैसे कंद, गुच्छ और कंदिल मूल और शंकुरूप, तर्करूप एवं कुंभी रूप आदि भोजन का संग्रह करती हैं जड़ें, और जड़ों में उपापचयी क्रियाएं होती रहती हैं। कुछ जड़ें जो विशेषकर लवणोद्भिद पौधे में पाई जाती हैं भूमि से ऊपर निकलकर वायु से ऑक्सीजन जो है ग्रहण करती हैं। आप समझ सकते हैं जो भूमि के ऊपर होती हैं। अबरी हुई जो है जड़ें पौधों को दूसरी पर स्थिर रखने पर हवा से नमी जो है सोख कर पौधों को उपलब्ध कराती हैं। जो है पर्णिल जड़ें प्रजनन हेतु उपयोग में लाई जाती हैं। स्तंभ रूप पेड़ पौधों को स्थिर प्रदान करती हैं और जटा मूल की पौधों को स्थिरता प्रदान करती हैं। ग्रंथि में मूल में सहजीवी जीवाणु निवास करते हैं जो वायु की नत्रजन को पौधे के लिए उपलब्ध नत्रजन में परिवर्तन करते हैं। आरोही मूल आरोही पौधों को किसी आधार पर चढ़ने में सहायक होती हैं। पौधे एवं जंतुओं की उपयोगिता तथा उसकी देखभाल, पौधों की उपयोगिता तथा उसकी देखभाल। अब देखिए पौधों के बिना मानव जीवन संभव नहीं है। पौधे हमारे जीवन के मूल आधार होते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं, यही से ऑक्सीजन हमें वातावरण से प्राप्त होती है, जिससे हम जीवित रहते हैं। जैसे हमें भोज्य पदार्थ एवं शुद्ध वायु प्रदान करते हैं, ये ईंधन व औषधियाँ प्रदान करते हैं। तो दोस्तों आप पौधों से क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों आप पौधे को ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं, शुद्ध वायु प्रदान होती है और हमें औषधियाँ एवं ईंधन भी जो है पौधों से प्राप्त होता है। प्रकृति में अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ मिलती हैं, ये सभी लाभदायक नहीं होती। अनेक ऐसी वनस्पतियाँ होती हैं जिससे हमें हानियाँ पहुँचती हैं। अनेक वनस्पतियों से रोग भी उत्पन्न हो जाते हैं। और दोस्तों कुछ जो है वनस्पतियों से हमें औषधियाँ एवं अनेक प्रकार के लाभ भी प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे हम खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले पौधे। जैसे पौधे हमारे लिए खाद्य पदार्थ देने वाले स्रोत हैं। इन्हें हम निम्न प्रकार से खाद्य पदार्थ मिलते हैं, जैसे अनाज हैं, दालें, सब्जियां आदि हमें पौधों से प्राप्त होती हैं। अब देखिए अनाज, दाल और जो है सब्जियां, इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, चावल आदि खनिजों की श्रेणी में आते हैं। ये मानव के लिए अति आवश्यक खाद्य पदार्थ होते हैं। एक कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं। अगर दोस्तों पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट कहाँ से प्राप्त होता है तो आप इसमें लिख सकते हैं कि गेहूँ, ज्वार, मक्का आदि से प्राप्त होगा। और इसमें हमें विटामिन की मात्रा, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि खनिज पदार्थ भी मिलते हैं अनाजों से। अब देखिए अब अनाज से जो आपके लाभ पूछे जाएं या इससे जो आपको क्या क्या प्राप्त होता है, इस पे आप जो है प्रश्न बन सकता है। दालें जैसे चना, मटर, अरहर, उड़द और जो है मूंग, मसूर आदि प्रमुख दालें हैं। ये भी भोजन का प्रमुख अंग है। इनमें 17 से 30% प्रोटीन होते हैं। इस प्रकार यह भी हमारे लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। बात करेंगे सब्जियां की, जैसे गाजर, पालक, टमाटर, आलू, गोभी, प्याज, हरी मिर्च आदि सब्जियां हैं। यह सब्जी ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है, परंतु इनमें अनेक प्रकार के पोषण तत्व मिलते हैं, जैसे विटामिन, खनिज लवण। और गाजर, पालक, टमाटर आदि से विटामिन ए मिलता है। आलू, टमाटर, मिर्च, प्याज, पत्ता गोभी से विटामिन सी मिलता है। इस प्रकार से हमें यह लाभप्रद है। अब देखिए अनेक पौधों के विभिन्न भाग सब्जियों के रूप में प्रयुक्त होते हैं। इनके उदाहरण है, देखिए विभिन्न भाग सब्जियों के रूप में इसके जो उदाहरण हैं समझेंगे हम। फलों से हमें टमाटर, बैगन, लौकी, करेला, भिंडी आदि सब्जियां मिलती हैं। और इससे अगर पूछा जाए आपसे बैगन, लौकी, करेला क्या है, तो दोस्तों यह फल है, ना कि आप कुछ और।
अब देखिए पुष्पक्रम से हमें फूल गोभी और कचनार आदि सब्जियां मिलती हैं। अगर फूल गोभी की पूछा जाए तो ना आप सब्जी नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे आप पुष्प है। अब देखिए पत्ती से हमें बथुआ, चना और पालक और जो है चौलाई, मेथी आदि सब्जियां मिलती हैं। तो दोस्तों सब्जियां हैं, परंतु इसमें पत्तियां से हमें यह सब्जियां मिलती हैं। पत्ती के रूप में पूछा जा सकता है। तने से हमें क्या मिलता है? अगर लहसुन, प्याज, अरबी और की बात की जाए तो यह तना है, यह सब्जी में आएगा। और जड़ की बात की जाए दोस्तों तो अगर, हाँ, इससे प्रश्न दोस्तों 100% बनता है, हमेशा पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी जड़ है। तो देखिए मूली, शलजम, गाजर, चुकंदर आदि सब्जियां हैं। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, इतने टॉपिक हैं इसमें। अब देखिए फल, केला, आम, पपीता, अमरूद, संतरा, सेब, अनानास, नाशपाती, खरबूजा और जो है अंगूर आदि प्रमुख फल हैं। फल रसीले होते हैं, इसमें जल की मात्रा लगभग 90% तक होती है। सब्जियों की तरह ऊर्जा की दृष्टि से इनकी इतनी अधिक मात्रा नहीं है, परंतु फलों में ऊर्जा प्रदान करने वाले कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में होते हैं। फलों से शर्करा एवं सेलुलोज मिलता है। तो दोस्तों फलों से हमें जो है इतने जो है जो शर्करा एवं सेलुलोज मिलता है, इसलिए फल हमें लाभदायक होते हैं। शर्करा या चीनी, गन्ने की तने एवं चुकंदर की जड़ों से चीनी मिलती है। तरबूज से भी शर्करा प्राप्त होता है। वसा एवं तेल, देखिए पौधों से दो प्रकार के तेल मिलते हैं। सुगंधित तेल यानी चमेली, गुलाब और केवड़ा, यह सुगंधित तेल होते हैं। और बसीय तेल जैसे सरसों, मूंगफली तेल, सोयाबीन आदि से हमें जो है बसीय तेल प्राप्त होते हैं, जिसको हम जो है दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। मसाले देखेंगे, पौधों से मसाले प्राप्त होते हैं, ये भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं। तने से अदरक, हल्दी, लहसुन, पत्ती से तेज पत्ता और फलों से जैसे सौंफ, जीरा और धनिया, इलायची, तो यह फल होते हैं। मिर्च आदि दाल से चीनी प्राप्त होती है। रेशे प्रदान करने वाले पौधे कौन कौन से हैं? अनेक पौधों से हमें रेशे प्रदान होते हैं, जो कपड़े, बोरे, रस्सी आदि बनाने के काम आते हैं। इसके प्रमुख स्रोत क्या हैं? देखिए अब रेशे से और जो बोरे, रस्सी बनाए जाते हैं, उसमें कौन कौन से स्रोत हैं इनके बनाने के, इसमें हम देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपका कपास, जिससे जो पेड़ होता है उसका, उसमें जो फल लगते हैं उससे जो कपास पैदा होता है। देखिए कपास का बीज बहुत छोटा होता है, इन पर लाखों रोम होते हैं। जब कपास के फल पक कर खुलने लगते हैं तो इसको बीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे कपास कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। इसे रुई कहते हैं। रुई को साफ करके धागा बनाया जाता है। फिर इस धागे का उपयोग विभिन्न कामों में किया जाता है, जैसे कपड़ा बुनना, बनियान, चादर, तौलिया आदि में इसका प्रयोग हम करते हैं। दोस्तों इसमें सीधा है, इसमें समझाने ये कुछ है नहीं, सिर्फ समझते जाइए। देखिए अलसी, अलसी के तने में उपस्थित परिरंभ के तंतुओं से प्राप्त रेशों में कपड़े, रस्सियां, कालीन और कैनवास आदि बनाए जाते हैं। अब देखिए जूट, सन, कायर पौधे से रेशे प्राप्त करके विभिन्न उपयोग में लाया जाता है। अब देखिए कागज प्रदान करने वाले पौधे, दोस्तों अब हमने पहले देखा कि जो है रस्सियां और बोरे और जो किस प्रकार बनते हैं। हम देखेंगे कागज कैसे बनता है। अनेक पौधों से जैसे पाइनस, पीसिया, एबीज, बांस, चीड़ के रेशों, तनों और पत्तियों से कागज बनाया जाता है। लगभग इसमें 97% कागज लकड़ी की लुगदी से ही बनाया जाता है। दोस्तों अब देखेंगे इमारती लकड़ी देने वाले पौधे। अनेक पेड़ पौधे जैसे शीशम और सागवान, देवदारू और साल, चीड़ आदि इमारत बनाने में इनकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। चीड़ तथा शीशम की लकड़ी से रेलगाड़ी के स्लीपर बनाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी से सुगंधित वस्तुएं बनाई जाती हैं। इससे देखिए अब हम देखेंगे रबड़ प्रदान करने वाले पौधे, जैसे हीबिया ब्राजीलियंसिस नामक पौधे से विश्व में लगभग 98% प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होती है। रबड़ के कण क्षीर वाहिनियों के क्षीर में उपस्थित होते हैं। इनमें टायर, ट्यूब, खिलौने आदि वस्तुएं बनाई जाती हैं रबड़ से, जो कि हीबिया नामक पौधे से प्राप्त होता है। हम देखेंगे गोंद प्राप्त करने वाले पौधे, बबूल, नीम, कुमरा आदि पौधों से हमें गोंद मिलता है। गोंद पौधे के आंतरिक ऊतकों के विघटन से मिलता है। तो दोस्तों आपको पता होगा जैसे कि इस प्रकार से यहाँ पे पेड़ बनाया जाता है। यह जो पेड़ है आपका, इसको यहाँ पे इसको टच करते हैं दोस्तों, यहाँ से जो है हमें गोंद प्राप्त होता है, जो यहाँ से निकलता है विकटित होकर के। इस प्रकार हम अब आगे देखेंगे। देखिए पौधों की देखभाल निम्न प्रकार की जा सकती है, जैसे भूमि को कभी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। सिंचाई का उचित तथा समय से प्रबंध होना चाहिए। समय समय पर खाद उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए। घास पात एवं खरपतवार जैसे चौलाई, बथुआ, घास आदि को उखाड़ कर फेंक देना चाहिए। इससे जो है पौधों की रक्षा होगी। खेतों से अनावश्यक जल से निकास का उचित प्रबंध होना चाहिए। सघन खेती करनी चाहिए। पहाड़ों या ढलान वाले स्थानों पर सीढ़ीदार खेत बनाए जाएं। खेतों को पास पास होना चाहिए।
हर 2 वर्ष बाद मूंग, सेम, मूंगफली ये पौधे के बीज लगने चाहिए। यानी कि फसलों को बदल बदल कर लगाना चाहिए, ना कि एक ही फसल। नदियों पर बांध बनाना चाहिए जिससे पानी एकत्रित किया जा सके और उसको हम जो है अपनी फसल में प्रयोग कर सकें। एक ही बार को फसल को बार बार नहीं बोना चाहिए, देखिए। और समय पर खाद उर्वरक का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। अधिक तेजी से बढ़ने वाले वृक्ष जैसे पॉलवर और राइना आदि लगाने चाहिए। देखिए, अनाधिकार वनों का काटना रोकना चाहिए, यानी वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। औद्योगिक अपशिष्ट को जल में प्रवाहित नहीं कर देना चाहिए, यानी जो अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, उनमें जल में नहीं मिलना चाहिए। देखिए, अब दोस्तों आपका टॉपिक बनता है एक जंतुओं में उपयोगिता एवं उनका संरक्षण। इसको हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यह जो वीडियो है आपका लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको पढ़ने में समस्या होगी, समझने में समस्या होगी। जंतुओं की उपयोगिता, उसका संरक्षण किस प्रकार करना चाहिए, और जो इसको हम सीखेंगे अगले पार्ट में दोस्तों। शीघ्र ही आपका अगला पार्ट जो है पार्ट 2 करके हम इसको भी डाल देंगे और प्ले लिस्ट में डाल देंगे, तो आप उसको देख सकते हैं दोस्तों। अगर आपने इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वह भी देखिए, इसके बाद जो आएगा वह भी देखिए दोस्तों। आपका जो है सब हम जो दिखा रहे हैं आपको, यह जो अग्रवाल की पब्लिकेशन से लिया गया है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर सभी कुछ इस अग्रवाल की जो है बुक्स में से मिलता है। तो दोस्तों आप हर एक सब्जेक्ट हमने अच्छे से सीखा है, डिस्कस किया है, तो आप बाकी के सभी सब्जेक्ट को देखिए, सबकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पर उपलब्ध होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।